नमस्कार। कोई कह रहा है सुशासन, कोई कहता है वर्ल्ड का सबसे बढ़िया सरकार, ये और वो 50 साल में नहीं हुआ, ये और वो तमाम सारी बातें। अब संसद के अंदर एक रिपोर्ट रखी जानी है और ये रिपोर्ट ऐसी भी नहीं है कि विपक्ष रख रहा हो तो आप उसको रोक लोगे, हंगामा कर दोगे, बहिष्कार करा दोगे, सत्र को एडजर्न कर दोगे, कुछ नहीं कर सकते आप। और ये रिपोर्ट, इसका एक एक हिस्सा ये कह रहा है कि इस देश में ये सरकार चल रही है तो सचमुच भगवान भरोसे चल रही है। इस देश का वित्तीय प्रबंधन ठीक वैसा ही हो रहा है जैसे राम मंदिर के चंदे का हो रहा था, एकदम एक तरह से। वहाँ पर भी कोई अपने काम में इंटरेस्ट ले नहीं रहा था। जो लोग, जो ट्रेजरार थे, जिनको पूरी जिम्मेदारी देखनी थी, उन्होंने अपना काम डेलीगेट किया हुआ था। चंपत राय जी ने भी अपना एक रखा हुआ था, चंपू, वो उसको डेलीगेट किया हुआ था। सब ने डेलीगेट किया हुआ था। जो चेयरमैन थे उनको कोई लेना देना ही नहीं, कभी आए, बैठे, चाय पिए, चले गए। कुछ भी कोई जिम्मेदारी करने को तैयार नहीं था। इसीलिए अगर वो राम मंदिर भारत सरकार का होता तो ऐसी ही तमाम सारी चीज़ें एक्सपोज हुई होती। चूँकि वो एक ट्रस्ट है, उसका ऑडिट सरकार कर नहीं सकती है और सीएजी रिपोर्ट आ नहीं सकती है, इसलिए वहाँ की लापरवाहियाँ, काहिलियाँ, तमाम सारी चीज़ें कभी एक्सपोज नहीं हुई। नागपुर का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि उनका तो कोई खाता ही नहीं है, उनका तो कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। तो जो सरकार वो चला रहे हैं, वो उस सरकार से ही आइडिया लग जाएगा आपको कि कैसे चला रहे हैं। तो आज हम सरकार चलाने का आरएसएस वाला अंदाज देखेंगे और जानेंगे कि किस तरह से आपकी जेब से खींच खींच के हर चीज़ पे टैक्स लगा के हमारी सरकार पैसा निकालती है। उस पैसे का क्या होता है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज का यूट्यूब चैनल। सबसे पहले सरल भाषा में समझते हैं केंद्र सरकार का सबसे बड़ा स्कैम, जो इस बार सीएजी की रिपोर्ट में, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में सामने आया है। सीएजी एक ऐसा बवाल बना गए नेहरू जी, जिसको, जो संसद के प्रति उत्तरदायी है, सरकार के प्रति उत्तरदायी नहीं। वो अपनी पूरी की पूरी स्वतंत्र ऑडिट करता है और उसकी ऑडिट की रिपोर्ट संसद में रखी जाती है, यानी तुम उसको छिपा नहीं सकते हो। हाँ, कुछ बीच में कोशिशें हुई, सीएजी में बिठा दिया अपना आदमी, लेकिन जो ऑडिट करने ऑडिटर जा रहा है वो आदमी आंखों देखी मक्खी कितनी निकल लेगा। तो आखिर में कितनी भी लाश को छिपा लो, परफ्यूम डाल दो, कुछ डाल दो, बदबू बाहर आ ही जाती है। तो सीएजी की रिपोर्ट जो आई है, उस रिपोर्ट में, रिपोर्ट नंबर 6, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई हैं जो संसद में पेश हुई हैं साफ साफ। 31 मार्च 2025 तक का इसमें लेखा जोखा है, बाद वाला बाद में आएगा। उसमें सरकार के 15 मंत्रालयों ने, 15 मंत्रालय भारत सरकार के या विभाग, उन्होंने 33,947 खर्चे ऐसे किए जिसको वो लिख के नहीं दे सके कि हाँ, सही जगह पे पैसा खर्च हुआ है। जब भी कोई पैसे का फंड आप यूटिलाइज करते हो तो आपको लिख के एक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है। इसको देने के साथ एक जिम्मेदारी हो जाती है कि आपने पैसा खर्च किया है, सही जगह किया है, गलत जगह किया है तो आप जिम्मेदार हो। तो वो जो जिम्मेदारी लेने का काम है वो होता है यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, कि हमने भाई इस पैसे का पूरा सही से इंतज़ाम किया है, खर्चा किया है। उसके बाद में हो जाता है तो 33,947 यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, 33,947 खर्चे ऐसे हुए हैं जिसकी जिम्मेदारी अभी तक नहीं ली गई है और इसमें जो शामिल रकम है वो 54,282 करोड़ रुपए की है, 32 लाख ऊपर से, इतनी रकम। और ये प्रमाण पत्र पिछले 3 साल के हैं। इसमें से 13,000, मतलब आप सोचो, जो 33,000 है उसमें से 13,000 तो पिछले 3 साल से पेंडिंग है। 3 साल से किसी की हिम्मत नहीं हो रही है जो लिख के दे दे कि हमने इसका सही उपयोग किया है सरकारी विभाग का। इससे आप अंदाजा लगाएं
कि कितने ज़्यादा गड़बड़ियाँ हैं। और सबसे ज़्यादा गड़बड़ियाँ जिन मंत्रालयों में सामने आई हैं, शिक्षा से तो बहुत बड़ी दुश्मनी है ना भाइयों और बहनों। तो कुल मिला के 14,359 करोड़ रुपए की गड़बड़ी शिक्षा विभाग में सामने आई है और शहरी मामलों के मंत्रालय में 18,272 करोड़ रुपए, 91 लाख ऊपर से। इतनी गड़बड़ियां सामने आई हैं। यानी शहरी विकास का मतलब जानते हैं आप। आपको मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ इस पूरी रिपोर्ट के बीच में। मैं कहीं विदेश ज़्यादा जाता नहीं हूँ, लेकिन मैंने अक्सर, मुझे दुनिया के बारे में जानने का बहुत शौक़ है, तो मैं वीडियो निकाल के देखा करता हूँ। आप कभी लंदन पे देखना, लंदन के फुटपाथ देखना, वो एक, अगर वहाँ पर एक छोटी सी पटिया टूट गई है तो उसको निकाल के पत्थर को माप के उतना ही लगा देंगे। अगर सड़क में कहीं क्रैक है, उस क्रैक को वो तारकोल से भर देंगे। हमारे यहाँ की तरह पूरा फुटपाथ बदलो, बीच वाली रेलिंग अभी बदलो, अगले साल फिर बदलो, दोबारा से सड़क बनाओ, ऐसा ठेकेदार कल्याण योजना मुझे यूरोप के किसी देश में नहीं देखी, अमीर से अमीर देश में भी। वहाँ पे वो अपनी चीज़ों को संभाल के रखते हैं। इसीलिए लंदन में आप जाएंगे तो वो पुराना वाला टेलीफोन ख़त्म हो गया, इसके टेलीफोन बूथ अभी भी खड़े हुए हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे अगर बर्बादी नहीं करोगे, नया माल खरीदोगे नहीं, भला कैसे होगा। बहरहाल ये एक तरीका है जिससे आपको मैंने आपको बताया कि सरकार कैसे काम करती है। इस पूरे तरीके को अगर आप समझें तो और आगे जाते हैं। पैसे को कहीं खर्च किया, कहीं लिख दिया। देखिए, ये पूरा अकाउंट ऑडिट सिस्टम इसलिए बना होता है कि कोई भी आदमी पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं कर सके। लेकिन 12,754 करोड़ रुपए, ये 12,754 करोड़ रुपए हैं भैया, छोटे मोटे नहीं हैं। और वो 53,000 थे, 53,000 करोड़। और वो रकम जो है उसको भी गलत खाते में दर्ज कर दिया। यानी आप सोचो कि अगर मैंने आपको पैसे दिए कि भैया ये लो 50 रुपये, इसका ले आना दूध, और ये लो 10 रुपये, इसका खा लेना गुटखा, तो पता चला आपने 10 रुपये का दूध ले लिया, 50 रुपये का गुटखा खा लिया, क्योंकि गलत खाते में दर्ज करने का मतलब तो यही हुआ। तो इस तरह की गड़बड़ियां सीएजी की रिपोर्ट में सामने आई हैं। भाई इसको फ्रॉड नहीं कह सकते, लेकिन ये फ्रॉड का बाप है। अगर आप लिख के नहीं दोगे, सरकार की अकाउंटिंग ही खत्म होगी, सब कुछ हो जाएगा, तो सोचिए क्या होगा। अब अगर आप इसको देखें तो सीधे सीधे 1,47,000, मतलब आप सोचो कि अंधाधुंध मैं आपको बाजार भेजूं कि भैया जाके मेरे लिए एक कार खरीद लाओ। कार आ रही होगी 5-6 लाख रुपए की, आप मुझसे बोला दे दो 15 लाख रुपए, जो बचेगा ले आऊँगा मैं। भाई मैं 15 लाख क्यों दूं? और मैंने तो दे दिया, लेकिन इस देश के नागरिकों से जब उनकी औकात से बाहर जाके तुम तरह तरह के टैक्स लगा के, जीएसटी लगा के, ये लगा के, वो लगा के, एक एक एसएमएस के पैसे बैंक के बस वसूल करके, हर चीज़ पे रोड टैक्स भी लेते हो, साल भर का टोल भी लेते हो, ये सब पैसा जो इकट्ठा कर रहे हो और कहते हो हमको इतना खर्चा करना है, हमको 15 लाख की गाड़ी लानी है। बाद में पता चलता है कि आप तो 5 ही लाख की लाए। 1,47,000 करोड़ रुपए के करीब खर्च की मंजूरी संसद ने दी। संसद से आपको बजट पास कराना पड़ता है, इसका मतलब ये है कि संसद से आप परमिशन लेते हो इतना खर्च करना है। संसद से आपको 1,47,000 करोड़ रुपए, 1,47,000 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी मिली। यानी जाहिर बात है, आपने बजट बनाया, 1,47,000 करोड़ रुपए का आप टैक्स वसूलोगे, और क्योंकि आपको 1,47,000 रुपए खर्च करने हैं, उसमें कुछ टैक्स वसूलोगे, कुछ विदेशों से कर्जा भी लोगे, सब तरफ से लोगे, बॉन्ड भी बेचोगे, तरह तरह का। अब उसमें से असली खर्च हुआ 1,42,000 करोड़ रुपए। यानी इसका 3.3% पैसा बच गया। यानी आप 3% हमसे कम टैक्स ले सकते थे, आपने भर भर के हमसे पैसा लिया, भर भर के खर्चा किया, विदेशों की यात्रा की, महंगे महंगे हवाई जहाज खरीदे, महंगी महंगी कारें खरीदी, दिल्ली में महंगे महंगे संडास बनाए, ये बना दो नया, प्रधानमंत्री ऑफिस बना दो नया, सब कुछ किया मोटा पैसा हमसे लेके, और बाद में पता चला उसके बाद भी पैसे बच गए। इस तरह से काम होता है। अब ये संसद से पास कराने की बात कर रहे हैं, वहाँ संसद में अगर कोई पास ना करने दे, इतनी किसी का संख्या भी तो नहीं है,
19 विभागों ने सब्सिडी के 5,000 करोड़ से ज़्यादा बचा लिए। और इस तरह से पिछले 7 सालों से इसी तरह से काम हो रहा है। यानी सब्सिडी का पैसा जो गरीब को देना है, जो ज़रूरतमंद को देना है, किसी को मकान बनाने के लिए देना है, किसी को किसी चीज़ के लिए देना है, वो पैसा खर्च ही नहीं किया। मतलब हमसे पैसा ले लिया और जिन जन कल्याण के नाम पे लिया था, भाई सरकार पैसे लो तो जनता की भलाई करती है, वहाँ खर्च नहीं किया। और आप निकाल लेना पूरा हिसाब किताब, 1 रुपया भी जो एप्पल बनाने वाली, सैमसंग बनाने वाली विदेशी कंपनियां हैं उसका रुका हो। तो डिफेंस की जो पेंशन होती है रिटायर्ड फौजी की, ये सेना को सबसे गौरव का बताते हैं व्हाट्सएप में, उसको उसके जो भुगतान थे कई, उनको सस्पेंस खाते में डाल के फेक बचत दिखा दी और ये पैसा खर्च हो गया था, हिसाब में दिखाई नहीं गया। इस तरह से सरकार चल रही है। सेस और लेवी का पैसा, अब आपसे ये होता है ना, बैंक उसके ऊपर इतना % सेस इस चीज़ का है, तो सरकार ने जो पैसा लिया उसमें 9,222 करोड़ रुपए जो रिजर्व फंड होता है उसमें भेजा ही नहीं गया। अब आप समझ रहे हैं यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि इन्होंने पैसे को खर्च ही नहीं किया। अब इसमें कितनी धांधली होगी, कितने का गुटखा खा गए होंगे, कितने की बीड़ी पिए होंगे, मतलब कुछ और ही खाते पीते हैं वो सब तब पकड़ी जाएगी ना जब यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आएगा। आप तो आपका अधूरा है मामला। और इसी तरह से मुआवजा भी जो है उसका पैसा भी, जो मुआवजा और फॉरेस्टेशन होना था, मतलब जहां पर आपको पेड़ लगाने थे, आपने कई जगह पेड़ कटवा दिए हैं इधर उधर, कोयले की खदान के नाम पे, इसके नाम पे बर्बाद किया है, तो उसके बदले में 10,380 करोड़ रुपया आपको जो देना था वो बांटे ही नहीं, रख के दबा के बैठ गए। खातों में एडवर्स बैलेंस निकला है, यानी आमदनी 98, खर्चा रुपया खातों में दिखाई दे रहा है। और ये 39 खाते, इसमें 5 साल से ज़्यादा पुराने 56 खातों में केंद्र सरकार की। ये सब चीज़ें सीएजी की रिपोर्ट में आई हैं। अभी और आइए मैं आपको अगली कहानी बताता हूँ, उसमें जो खास बड़े बड़े राज्य हैं ना, उनकी भी कहानी होगी। योगी जी का उत्तर प्रदेश, भविष्य के प्रधानमंत्री हैं, इनको लेकर सरकार सपना देख रही है। बहरहाल वहाँ पर एक बना हुआ इंटीग्रेटेड फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम 219 करोड़ रुपए से ज़्यादा का, इसके ऊपर 219 करोड़ और 57 लाख रुपए खर्च कर दिया। कोई मंजूरी नहीं थी इस पैसे की, बगैर मंजूरी के, बगैर बजट के प्रोविजन के, कहीं का भी पैसा उठा के कहीं पे भी खर्च कर दिया। ऐसे चल रहा है उत्तर प्रदेश। इसे बजट अनुशासन का सीधा उल्लंघन माना गया है। नई सर्विसेज पर रोक लगी हुई है सरकार की तरफ से, उसके बावजूद 5,120 करोड़ 88 लाख रुपए का नई सेवाओं में पुनर्विनियोजन किया गया, एडजस्टमेंट किया गया। यानी जहां मर्जी जो चाहो खर्चा करो, भैया हमारा पैसा यार संभाल के खर्च कर लो ना। और हमारा नहीं है, ये उस आदमी का पैसा है जो बीड़ी खरीद रहा है, बिंडल खरीद रहा है, माचिस खरीद रहा है, मोमबत्ती खरीद रहा है, वो सब चीज़ों पे टैक्स दे रहा है। ये वो जीएसटी का पैसा है। 10,186 करोड़ 62 लाख अनियमित तरीके की चीज़ों पे खर्च किए गए। 2014-15 में एक और मज़ेदार चीज़ हुई, जो आईटी संचालन समिति बनाई गई थी, यानी जिसका काम था पूरा देखना था, पूरा कंप्यूटराइज करने का, वो दोबारा बनाई नहीं गई। कोई आईटी पॉलिसी ही नहीं है उत्तर प्रदेश में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। और समय पर काम ना होने से 20 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता ही नहीं मिली इनको, कि भाई वहाँ तो सब जगह ऐसा थोड़ी मोदी जी के साइन करेंगे। तो इन्होंने काम ही नहीं किया था तो उनको केंद्र के पैसे नहीं मिले। कर्मचारियों, आप सोचिए कितना सीरियस मामला। ट्रांसफ़र हो गया किसी कर्मचारी का, कोई रिटायर हो गया। अब अगर कोई रिटायर हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, आप सब नौकरी करते हैं, तुरंत उसकी यूज़र आईडी डिसेबल होती है, क्योंकि वो आदमी अब कंपनी में नहीं है या वो आदमी सेवा में नहीं सरकार की।
अगर उसका यूज़र आईडी चलता रहेगा तो वो अकाउंट में घुस के कुछ कर सकता है ना। यहां पर सबके यूजर आईडी सक्रिय रहे, क्यों? सामने दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने जो आईटी के लिए कमेटी बनाई थी उसका पुनर्गठन नहीं किया और कुछ भी वहां पर चल रहा है, और इससे वित्तीय प्रणाली में अनधिकृत प्रवेश का खतरा था। ये सीएजी ने पकड़ लिया। स्टाम्प डिपार्टमेंट का खेल समझिए। अब सड़क है चौड़ी तो उसके ऊपर ज़्यादा ड्यूटी लगती है, किसी पे कम लगती है, तो लिखो ही नहीं आप रिकॉर्ड में कि भाई सड़क चौड़ी कितनी है। ना लिखोगे तो कोई ये सवाल ही नहीं उठा पाएगा कि आपने इतनी रजिस्ट्री क्यों ली, उतनी रजिस्ट्री क्यों ली। ऐसे अनेक मामले सीएजी ने पकड़ लिए हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का सुन के तो आप चौंक जाएंगे। बिना फिटनेस सर्टिफिकेट और परमिट के यूपी में दनादन खर्चे बसें चल रही हैं। 894 बसें ऐसी हैं जिनका ना तो फिटनेस सर्टिफिकेट था और ना उनका परमिट था। सोचिए, बगैर परमिट के जिन बसों को शहरों के अंदर चलाने के लिए परमिट मिला था, वो बसें गांव में चल रही थी और उसकी कोई फीस उन्होंने जमा नहीं की। और 934 साल जो गाड़ियां हैं उनका बाद में चालान हुआ है। कानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट का हिस्सा है, जो 84 बसों वाला मैं बता रहा हूं, जो JNNURM की बसें थी और वो गांव में चलती रहीं। ये सब गंभीर बातें हैं ना भाई, इनको आप हल्के में मत लीजिए। आप बस से ट्रैवलिंग करते हैं, बगैर परमिट की बस चल रही है, तो आपको ले जा रही है, ला रही है, ये खेल ये सीएजी बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। इस सीएजी को चुनौती दे अगर हिम्मत है तो, और देने की सुविधा होती है। ये चुनौतियां देने के बाद रिपोर्ट आती है। और 2 करोड़ रुपए का ब्याज नहीं मिला। क्यों? क्योंकि एक्साइज डिपार्टमेंट ने जो दारू की बोतल होती है उस पर QR कोड लगाए नहीं, बगैर QR कोड लगाए ही बोतलें रिलीज कर दी। याद कीजिए, अरविंद केजरीवाल ने एक्साइज डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा घोटाला पकड़ा था। डुप्लीकेट एक ही QR कोड एक ही 4 तरह की बोतलों पे लगता था, उसको पकड़ा था और उससे उसका बहुत रेवेन्यू बढ़ा था। यहाँ बगैर QR कोड लगाए बोतलें जारी हो गई और सरकार को 5-5 साल लग गए उस रेवेन्यू को वसूल करने में। अब आ जाइए बिहार पे। 77,340 करोड़ रुपया इन्होंने जनता से ज़्यादा वसूल कर लिया टैक्स में। वही जो उदाहरण मैंने आपको दिया था, 5 लाख की गाड़ी 15 लाख ले लिए इन्होंने। बजट था 3,64,000 करोड़ रुपए का और सिर्फ खर्च कर पाए 2,67,000 करोड़ रुपए। भैया, अगर नहीं कर सकते थे तो आपने 21% पैसा, थोड़ा बहुत नहीं होता, 21.22% पैसा जनता से वसूल क्यों कर लिया भाई? इसके साथ साथ 6,225 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट सरकार ने ले लिया, वही कमी पड़ रही है। और 35 मामलों में ये अनावश्यक था, यानी प्रावधान की जरूरत ही नहीं थी। केंद्रीय योजनाओं के फंड में देरी, 441 करोड़ रुपए कम ट्रांसफर हुए। केंद्र का जो हिस्सा भेजने में 167 दिन की देरी की है। ये सब चीज़ें अगर आप देखें तो बहुत सारे इनके यहाँ पे भी 93,132 करोड़ रुपए के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं थे, यानी इनको खाता बताने की इनके अंदर हिम्मत नहीं थी कि हाँ भैया हमने सही जगह पर इस्तेमाल कर लिया है। इसके अलावा बहुत सारे तमाम सारे बिल हैं वगैरह वगैरह, और कुल मिला के राजकोषीय घाटा भी सीमा से अधिक वगैरह वगैरह। ये हो गई बिहार की कहानी। अब मैं आपको ये, गुजरात तो और भी महान राज्य है। जीएसटी में 2,606 करोड़ रुपए की गड़बड़ियां निकली हैं। 291 मामले गड़बड़ी वाले निकले, यानी 2,606 करोड़ रुपए कुल 291 मामले में निकले। तो इससे अंदाजा लगा लीजिए मोटी मोटी गड़बड़ियां रही होंगी। 116 मामलों में विभाग को ने जो जवाब दिया सीएजी को, गया भाई जो सफाई दी वही फर्जी थी, सीएजी ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। इनपुट टैक्स क्रेडिट में भी बड़े स्तर पे मिसमैच मिले हैं, यानी खुला घोटाला धांधली गुजरात में चल रही थी। सीएजी के अनुसार गुजरात के परिवहन विभाग में ये वही वाला हाल, 39,13,000 गाड़ियां बगैर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के चल रही थी। पूरे देश में पॉल्यूशन के नाम पे कितना इन्होंने चालान कर दिया, जरा लिख के कमेंट में बताना। 10,000 रुपए। और गुजरात में 39 लाख गाड़ियां,
नहीं है पॉल्यूशन, कोई बात नहीं, हमारा राज है देश में। 4,99,000 गाड़ियाँ एक्सपायर्ड फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ चल रही थी। 4,099 गाड़ियों के पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं थे, उनके एक्सपायर हो चुके थे। और फिटनेस सर्टिफिकेट किसको लगता है? कमर्शियल गाड़ी को। मुझे आपको तो नहीं लगता। यानी वो सवारियां ढो रही होंगी, माल लेके जा रही होंगी। खुला खेल फरुक्कावादी है, बिगाड़ लो जो बिगाड़ना, और कोई खबर भी नहीं छापेगा इसको। 5,40,000 वाहनों का रजिस्ट्रेशन ही रिन्यू नहीं हुआ है गुजरात में। आप सोचिए, ये सारी चीज़ें हैं, इसमें मोटी रकम जो सरकार को मिलनी चाहिए थी, चूँकि इसमें फाइनेंस इन्वॉल्व था, इसलिए ये पकड़ में आ गया। वरना सीएजी भी क्यों पकड़ने वाली थी? इससे सरकार को रेवेन्यू लॉस हुए, इसलिए सीएजी ने ये मामला निकाला। तो इससे पता चल रहा है कि भाई देश कैसे चल रहा है, गुजरात कैसे चल रहा है, बिहार कैसे चला है नीतीश बाबू ने, और उत्तर प्रदेश कैसे चल रहा है। अब मैं अगर इस सारी चीज़ों पे जाता जाऊंगा तो फिर हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो ये जो बवाल आया है आपके सामने, ये नया बवाल है। कुल मिला के बड़ा टेढ़ा होता है वित्तीय मामला। सरल तरीके से पूरी खोपड़ी लगा के मैंने समझा, आपको भी बता दिया। यानी कुल मिला के मेरे लिए ये तकनीकी गड़बड़ियाँ नहीं हैं। मेरे लिए इसमें 2-4 बातें सीधी निकल के आती हैं। भाई, तेरे को पैसे की ज़रूरत नहीं थी, तूने हमसे ज़बरदस्ती क्यों टैक्स वसूला? पहली चीज़। दूसरी चीज़, तुम हमसे टैक्स वसूले जा रहे हो और जो तुम्हारा रोज़ का काम है, रोज़ की आमदनी है, वो कर नहीं रहे हो। यानी तुम हरामखोरी कर रहे हो, रोज़ की कमाई करके नहीं ला रहे हो और हमसे पैसे लिए जा रहे हो। कोई नहीं, तू पैसे दे दे यार, मैं नहीं जा रहा आज नौकरी पे। यही हो रहा है ना भाई। अगर तुम इन गाड़ियों के परमिट देते, ये देते, जितने काम थे ये करते, तो वहाँ से रेवेन्यू आता, तो तुम उतना रेवेन्यू हमसे कम मांगते ना। मांगना चाहिए था, और वो रेवेन्यू हमसे ज़्यादा ले लिया, और इतना ज़्यादा ले लिया कि वो खर्च भी नहीं कर पाए। तमाम अंधाधुंध खर्चे करने के बाद, फोटो वोटो पेट्रोल पंप सब लगाने के बाद में, प्रचार करने के बाद, सब कुछ के बाद में, और इतना गड़बड़ी की है कि आप हिसाब देने की भी हालत में नहीं हो। आप ये एक लिख के सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे हो कि मैंने सही जगह इस्तेमाल किया, क्योंकि वो आप फंस जाओगे। यानी एक तरह से देखा जाए तो जनता से कोई लेना देना नहीं है। और चला जाए डग्गे मार गाड़ी में, एक्सीडेंट हो जाए, परमिट नहीं था गाड़ी पे, बाद में क्या होगा? पुलिस कहेगी परमिट नहीं था, अवैध गाड़ी चल रही थी। गाड़ी रोकेंगे नहीं, चलने देंगे। इस तरह से देश चल रहा है, इस तरह से ये सरकार चल रही है। और जो भी चल रहा है उसको आप कुछ भी कह लीजिए, वर्ल्ड क्लास है। वो जो हेमा मालिनी के गाल वाली सड़कें बोलते थे एक नेताजी, ये बोलते हैं हमारी जो है वो स्पेस स्टैंडर्ड की सड़कें हैं। कुछ भी बक दो, क्या फ़र्क पड़ता है? उसी बकाबकी के चक्कर में ये E20 वाले मामले में पूरा फंस गया। मैं आपको बोल रहा था शुरू में कि एक एनालिसिस करेंगे। अब ये वीडियो का ड्यूरेशन पूरा हो गया, एनालिसिस अलग से कल करूँगा। उसमें सीधी सी बात यह है कि ये भी उसमें शामिल कर लेंगे। कल वाले एनालिसिस में छोटा सा इसका भी ले लेंगे। अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो दोस्तों को भी बता दो कि भैया देश में क्या चल रहा है, सबको पता चलना चाहिए, ताकि सब लोग जानें। वीडियो को फॉरवर्ड करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना होता है, अगर नहीं किया है तो कर लें। नमस्कार, जय हिंद।